सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का पाठ 5 जल का पहला प्रकरण विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम और अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जब भी हम जल की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नदियों का नाम आता है, झरनों का नाम आता है, वर्षा की जो रिमझिम होती है वो हमें याद आती है, और उससे भी पहले हमारे घरों के नल में जो जल आता है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर खुश होते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो देखो, आपको याद होगा हमने आप ही के भूगोल विषय के पाठ 4 में भी इसी जल चक्र के बारे में पढ़ा था। तो इसी को ही थोड़ा सा हम दोबारा समझ लेते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। आपको याद होगा कि वाष्पित का मतलब या वाष्पीकरण का मतलब कि जो जल है उसका भाप बनकर ऊपर उठ जाना। ठंडे होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यानी जब वो जल सूर्य की गर्मी के कारण भाप बनकर ऊपर उठता है तो वो भाप है वो ऊपर जाकर ठंडी होती है और ठंडी होकर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। और इसी प्रक्रिया को हमने संघनन के बारे में भी पढ़ा था, तो उसे हम संघनन कहते हैं। और ये संघनन होकर जब ये छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है, ये हवा के साथ आगे चलती हैं, यानी हवा में तैरती रहती हैं और ये बादल बन जाती हैं। और इन्हीं जब ये बादल भारी हो जाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? इन्हीं बादलों से वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। यानी जो भाप बनकर पानी ऊपर गया वो ठंडा हुआ और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनी। ये बूंदें इकट्ठी होकर बादल बने और ये बादल से जो पानी है वो वापस नीचे वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। और इस तरह से ये एक प्रक्रिया है, पूरी ऐसे चलती रहती है और इसे ही हमने जल चक्र कहा था। आपको याद होगा। इसके बाद देखो कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को हम जल चक्र कहते हैं। तो देखो, आपको यहाँ एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जल चक्र का। तो इसमें देखो सबसे पहले कि ये यहाँ समुद्र है, इसका पानी है ये भाप बनकर ऊपर गया है ना, सूर्य की गर्मी के कारण। और यहाँ पर इसका ये जल के रूप जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो इकट्ठी हुई, यानी संघनन हुआ। फिर ये इस तरह से बादल बने और जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो ये यहाँ से ये वर्षा हो रही है ना। और ये वर्षा यहाँ पर पहाड़ों पर कुछ बर्फ़ के रूप में, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, हिमनद, यहाँ इकट्ठी होती है। फिर ये यहाँ से बर्फ़ पिघल कर वापस पहाड़ों से नदियों के द्वारा समुद्र में, महासागरों में गिरता है और फिर वापस से यही पानी इसका वाष्पीकरण होता है। तो इस तरह से ये है जो चक्र चलता रहता है और इसे हम कहते हैं जल चक्र। और इसी में ही पानी का जो रूप है वो बदलता रहता है कि पहले वो पानी था, फिर वो भाप बना, फिर ऊपर जाकर पानी की बूंदें बनी, फिर वर्षा बना, फिर वो पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जमा हुआ, फिर वो बर्फ़ पिघल कर और दोबारा नदियों और महासागरों में आ जाता है। तो इस तरह से ये एक जल चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। तो देखो सबसे पहले कि ये थलशाला होती क्या है, यानी कि ये एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। तो देखो ये एक थलशाला का यहाँ बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है थलशाला में? देखो हमें कैसे बनाएं, इसे हम खुद भी बना सकते हैं कि एक बड़े कांच के जार के 1/4 भाग में मिट्टी भर लो। यानी पहले यहाँ तक इसमें मिट्टी भरी, फिर उसे अच्छी तरह दबा दो और इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाओ और फिर पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, उसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। अब इसमें जल की फुहार छिड़कें, यानी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है और जार को बंद कर दो।
पत्तियों और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल, यानी जो हमने पानी छिड़का था उसे वो जो पत्तियां हैं और मिट्टी है वो उसको वाष्प कर लेंगी और संघनित हो जाएंगी। संघनन होकर जल की बूंदों के रूप में वो नीचे गिरेगा। तो इस तरह से ये एक होती है थलशाला। तो हमारी पृथ्वी भी इसी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, क्योंकि नदी का पानी क्या है, वो वाष्पीकरण हो जाता है और फिर ऊपर गया, बादल बनी और फिर वापस वर्षा के द्वारा नीचे आया। तो इसलिए हमें नहीं पता कि वो जल कहाँ से आया, किस नदी का है, किस समुद्र का है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो किसी भी नदी का हो सकता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। देखो अलवण का मतलब होता है जो लवणीय नहीं है, यानी मीठा पानी, ताज़ा पानी। क्योंकि हमें पता है महासागरों का पानी खारा होता है, तो हमें मीठा पानी कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मीठा पानी नदी से, तालाब से, सोते का मतलब होता है झरने, झरनों से और हिमनद से मिलता है। हिमनद यानी जिसे ग्लेशियर कहते हैं हम। तो महासागरों और समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या जो हम खाने में उपयोग करते हैं वो वाला, खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। यानी महासागरों का और समुद्र का जल है वो लवणीय होता है। जो खाने में हम नमक यूज़ करते हैं वही जल हमें महासागरों से मिलता है, इसीलिए महासागरों का पानी है वो खारा होता है। इसके बाद देखो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं एक विश्व का मानचित्र है, जिसमें हमें प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ दिखाई दे रही हैं। तो देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ये देखो आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, और इसमें इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो नदी है सबसे पहली वो है डार्लिंग नदी, और जो ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इसी के पास में है यहाँ कोरल सागर, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है यहाँ पर, ठीक है। और जो विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसी महासागर में और कोरल सागर के अंतर्गत आती है। देखो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवालशैल श्रेणी मंडल है, यानी इसे हम मूंगे की दीवार भी कहते हैं। अब देखो मूंगा क्या होता है, मूंगा एक समुद्री जीव होता है। तो ये सारे आपस में इकट्ठे होकर एक मजबूत दीवार बनाते हैं और उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बाद देखो यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये दक्षिणी चीन, पूर्वी चीन सागर। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। आपको पता ही है कि हमारा जो भारत है वो इस एशिया महाद्वीप में आता है, और भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, यमुना, रावी, सतलुज, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, बहुत सी नदियां हैं हमारे भारत में, और बहुत सारी झीलें भी हैं। ऐसे ही हमारे राजस्थान का जो उदयपुर ज़िला है उसे झीलों, उदयपुर जो शहर है उसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। तो इस तरह से एशिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। उसके बाद अगर हम एशिया में ही बात करते हैं तो एशिया के अंदर है हांग हीन, जो कि चाइना की नदी है। इसे पीली नदी कहते हैं और ये चीन की दूसरी लंबी नदी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसके बाद इसी के पास में है काला सागर, ये महाद्वीपीय समुद्र है। देखो महाद्वीपीय समुद्र का मतलब है कि इसके चारों तरफ सब महाद्वीप लगते हैं। देखो कैसे कि ये काला सागर है, इसके दक्षिण पश्चिम में तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है यूरोप, ठीक है। यहाँ पर जॉर्जिया, तुर्की और काकेश पर्वतमाला है यहाँ पर। तो इस तरह से इसके चारों तरफ है वो जो महाद्वीप लगते हैं, इसीलिए इसे एक महाद्वीपीय सागर भी कहते हैं। इसके बाद देखो
कि भूमध्य सागर, आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। ये उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका, और यहाँ यूरोप, इनके दोनों के बीच में है भूमध्य सागर, है ना। यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ आपको कि ये भूमध्य सागर, ये उत्तरी अफ्रीका, और यहाँ पर ये यूरोप, इन दोनों के बीच में है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। और जो काला सागर है इसके पास में, इसके मीठे पानी के कारण ये भूमध्य सागर इसके पास में है, इसीलिए इस भूमध्य सागर का जो पानी है वो कम खारा है, यानी इसके पानी में खारापन कम है। इसके बाद देखो इसके पास में ही है एक और, ये लाल सागर, ये अफ्रीका और एशिया के बीच में है ना। जैसे भूमध्य सागर उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बीच में था, ऐसे ही लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में है। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे यूरोप की एक नदी दनूबी, तो ये है यहाँ पर, ये रही, है ना। और ये जो नदी है यूरोप की दूसरी लंबी नदी है और एक मुख्य व्यापारिक नदी है। इसके बाद यूरोप के बाद हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदी, कि अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमुख नदी है वो है नील नदी, ये रही नील नदी। और ये संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि इस विक्टोरिया झील से निकलती है और यहाँ भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बाद देखो अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अफ्रीका की यानी अफ्रीका देश की सबसे बड़ी झील है ये। इसके बाद है ये नाइजर नदी, ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नीचे है कांगो नदी, ये यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कांगो नदी। और जो कांगो नदी है इसका दूसरा नाम जायरे भी कहते हैं इसे। और अमेजन नदी, जो विश्व की अमेजन नदी है, सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अमेजन, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन सबसे अधिक जल प्रवाह वाली जो दूसरी बड़ी नदी है वो है कांगो नदी, यानी नंबर 1 पर तो आएगी अमेजन, जो यहाँ आपको दक्षिणी अमेरिका में दिखाई दे रही है, ये रही। और ये नंबर 1 पर है जिसमें सबसे अधिक जल प्रवाह है, यानी सबसे अधिक पानी है। और दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी। और ये जो नदी है कांगो नदी, आप देखो कि आप इसे जब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये भूमध्य रेखा है ना, ये अपने पृथ्वी के बीचों बीच रखा है। तो ये 2 बार इस भूमध्य रेखा को पार करती है, पहले ऐसे गई फिर ऐसे आई। तो इस तरह से ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो हम नाम लेंगे कांगो नदी का। इसके बाद नीचे है ऑरेंज नदी, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इसके अफ्रीका महाद्वीप के बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये देखो कि यहाँ पर कितनी सारी झीलें और नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेट बियर झील, जो कि कनाडा की है। ये पूरी तरह से कनाडा में है और कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और इसके बाद ग्रेट स्लेव झील, ये कनाडा की दूसरी बड़ी झील है। इसके बाद देखियो तीसरी झील है विनीपेग झील, जो कि कनाडा की तीसरी बड़ी झील है और ये ताज़े पानी की झील है। इसके बाद देखो सुपीरियर झील, ये जो है विश्व की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। वो जो विनीपेग है वो तो है कनाडा की। और ये पूरे संसार के अंदर अगर हमसे कोई पूछे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है, तब हम नाम लेंगे सुपीरियर झील का, ठीक। इसके बाद देखो ह्यूरन झील, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की है और सुपीरियर के बाद दूसरी बड़ी झील है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ एक और दिखाई दे रहा होगा, ये साल्ट लेक सिटी, और ये अमेरिका के अंदर यूटा प्रांत की राजधानी है। और इसके अलावा देखो आप यहाँ मिसिसिपी नदी, और ये पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में ही बहती है। इसके बाद देखो कि यहाँ पर नीचे आपको ये कैरिबियन सागर दिख रहा है, और कैरिबियन सागर के पश्चिम में तो मैक्सिको है यहाँ, और दक्षिण पश्चिम में मध्य अमेरिका है। इसके अलावा हमने देखा दक्षिणी अमेरिका,
जिसमें अमेजन नदी के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था कि सबसे अधिक जल प्रवाह वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो देखो इस तरह से हमने देखा कि जो विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें, नदियाँ ये हैं। इसके अलावा देखो कि 5 महासागर हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आपको भी याद होगा, हमने पहले पढ़ा है कि इस पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसमें से सबसे ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा आर्कटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जिसे, और एक है ये दक्षिणी महासागर। इस तरह से ये 5 महासागर हैं। इसके बाद देखो आप आगे क्या बता रहा है कि जल का वितरण। देखो सबसे पहले लवणता, यानी उसमें समुद्र के पानी में कितना खारापन है वो हमें, यानी उसमें नमक की मात्रा कितनी है। देखो 1000 ग्राम जल में जो मौजूद नमक की मात्रा होती है उसे ही हम लवणता कहते हैं। यानी 1 लीटर जल के अंदर कितना नमक है वही उसकी लवणता कहलाती है। तो महासागरों की औसत लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इसी के नीचे देखिए एक और है तथ्य कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। देखो 340 ग्राम 1000 लीटर, यानी कि सॉरी माफ़ कीजिए, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 340 ग्राम नमक होता है। सोचो कि इजराइल का जो सागर, इसीलिए इसका नाम मृत सागर रखा गया है। इसके बाद देखो जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है। तो अनेक देशों में फिर भी जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद जितना भी जल है वो हमारे लिए उपलब्ध है? तो नीचे देखो एक सारणी दिखाई गई है, इससे हमें पता लगेगा कि जल की कमी क्यों है। यानी पृथ्वी पर जितना भी जल है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं रह पाता। इसका कारण है कि देखो सबसे पहले महासागरों का जल कितना है, 97.3, 97.3, यानी इतना पानी है वो महासागरों में है। और महासागरों का पानी क्या है, खारा होता है, इसीलिए वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाता। उसके बाद हमारे पास बचा 2.7%, और इस 2.7 में से भी 2% है वो बर्फ़ छत्र यानी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और फिर उसमें से जो शेष बचा वो है 00.68%, ये भूमि के अंतर्गत है। फिर इसमें 0.009 वो झीलों का अलवणीय जल है। समुद्रों और नमकीन झीलें हैं वो भी 0.009 हैं। वायुमंडल में है 0.0019, और नदियां हैं 0.0001। देखो कितना पानी हमारे उपयोग में आ सकता है। तो इसी चीज़ को हम एक प्रयोग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? 2 लीटर जल लीजिए आप, मानो 2 लीटर मतलब लगभग हो गया 1 जग पानी। आपने 1 जग पानी लिया और पृथ्वी की, इसे हम मानेंगे कि मानो ये पृथ्वी की सतह पर कुल पानी है, यानी हमारी पृथ्वी पर जितना जल है उसे हमने 1 लीटर 2 लीटर यानी 1 जग के समान मान लिया। अब इस पानी में से हम 12 चम्मच जल निकाल कर दूसरी कटोरी में रख देंगे। अब जो शेष जल बचेगा तो वो जल क्या होगा, लवणीय जल, यानी वो हमारे लायक नहीं है। तो देखो 2 लीटर जल में से हमारे लायक कितना निकला, हमारे जो हम जिसे हम उपयोग कर सकते हैं सिर्फ 12 चम्मच। और जो लवणीय जल है वो महासागर और समुद्रों में पाया जाता है, और यह जल उपभोग के लिए सही नहीं है क्योंकि यह जल है वो लवणीय होता है, नमक युक्त होता है। अब जो हमने कटोरी में 12 चम्मच जल निकाला था उस जल को हम पृथ्वी पर मौजूद मीठा जल, ताजे जल की मात्रा को वो बताएगा। और इस चित्र में इस जल के वितरण को दिखाया गया है कि इस 12 चम्मच के जल को हम कैसे बांट सकते हैं, और यानी कि हम इस 12 चम्मच जल को कैसे उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कि इस 12 में से जो 9 चम्मच जल है वो तो बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में वो जमा हुआ है।
फिर उस 12 में से 2 चम्मच है वो है हमारे भूमि के अंदर, भौम जल है। फिर उसके बाद बचा आधा चम्मच, वो है झीलें, देख लो आप, है ना, मीठे पानी की जो झीलें होती हैं। उसके बाद बचा 1 बूंद जल, और वो नदियों के रूप में होता है। तो देखो हमारे पास कितना पानी है। अगर हम इसे ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे, सोच समझ कर हम पानी को खर्च नहीं करेंगे, तो हमें आने वाले समय में जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद देखो कि जो जल है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल है वही हमारी प्यास बुझा सकता है। तो क्या ऐसे में हमें नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम इस बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जल को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो इसीलिए जल को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।